या बुलाए गए थे, जिन्हें न्योता दिया गया था, उन्हें संबोधित करते हुए नजर आए, गांव का महत्व बताते हुए नजर आए। गुजरात की जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भी पहुंचे हुए हैं। देखिए किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है। और इस बीच कहा जा सकता है कि 5 में से 4 राज्यों में प्रचंड जीत का परचम लहराने के बाद ये उत्साह कई गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यहां की जनता का जो जुड़ाव, आत्म जुड़ाव अब तक सामने आया है, उसकी एक और तस्वीर देखिए किस तरह से अहमदाबाद की इन सड़कों से सामने आ रही हैं, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनंदन और अभिवादन करते स्वीकारते हुए नजर आ रहे हैं। उत्साह कल भी देखने को मिला था पूरे दिन, और आज की तस्वीरें भी बेहद खास रही थी। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में पीएम मोदी ने शिरकत की, लेकिन सबसे पहले जिस तरह से जब अहमदाबाद पहुंचे तो शुरुआत की गई उस 9 किलोमीटर लंबे मेगा रोड शो से, जिससे सीधा संवाद वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों, वहां की जनता से साधते हुए नजर आए। और कुछ देर में खेल महाकुंभ भी शुरू होगा। सरदार पटेल स्टेडियम, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ रहा है। 2 दिन का दौरा है, आज दूसरा दिन है। ये 2 तस्वीरें काफी खास हो जाती हैं, कई लिहाज से खास हो जाती हैं, क्योंकि 4 राज्यों में जो शानदार जीत हासिल की है बीजेपी ने, एक बार फिर से यह साबित हो गया कि मोदी लहर अब भी बरकरार है। और ये लहर किस तरह से जनता के दिलो दिमाग में इस वक्त छाई हुई है, उसकी बानगी, उसकी तस्दीक ये तस्वीर भी यहां पर करती है। गुजरात की जनता किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहां पर बेचैन रहती है, उन्हें देखने के लिए, उनके दौरे के लिए। उनका उत्साह कल भी देखने को मिला था, आज पूरे दिन भी देखने को मिला। और ये जो जमावड़ा आप देख रहे हैं वो कार्यकर्ताओं का है, समर्थकों का है, ये स्थानीय निवासियों का है, उन लोगों का है जो एक झलक यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखना चाहते हैं। और खेल महाकुंभ की अब सबसे शानदार तस्वीरें कुछ देर में सामने भी नजर आएंगी। कल भी फूलों की बारिश उन पर की गई थी, स्वागत उनका शानदार तरीके से किया गया था। और इस वक्त उनका काफिला सरदार पटेल स्टेडियम की तरफ आगे बढ़ रहा है। दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव जब होंगे, पीएम मोदी जानते हैं कि मिशन गुजरात को साधना अब बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये इनका गृह राज्य है, ये वो घर है जहां की सियासत से निकलकर वो राष्ट्रीय सियासत में दाखिल हुए थे। और गुजरात की जनता ने उन्हें नम आंखों से विदा भी किया था, क्योंकि गुजरात से जो उनका लगाव रहा है गृह राज्य होने के नाते भी, और जिस तरह से उतार चढ़ाव को देखते हुए उन्होंने अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाया, उसके चलते गुजरात उन्हें अपने बेटे और भाई के तौर पर लेती है। इसलिए जब आप गुजरात की जनता से बातचीत करते हैं तो पीएम मोदी उनके लिए प्रधानमंत्री तो हैं ही, एक ऐसे जनसेवक हैं जो कि देश की सत्ता पर काबिज हैं, जो कि जन जन तक अपने विकास कार्यों को पहुंचाने में माहिर भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कार्यकर्ताओं के जरिए ही वो बातचीत आप घर घर तक, गली गली तक पहुंचा सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती है। और इसका जिक्र देखिए हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ औपचारिक तौर पर ही मुलाकात नहीं करते हैं, वो सम्मान देना जानते हैं। उस वक्त भी सम्मान दिया था जब स्वास्थ्य कर्मियों पर उन्होंने फूलों की बारिश की थी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जिस तरफ भी जाता है उन पर फूलों की बरसात जरूर होती है। और ये सम्मान, ये प्यार उनकी जनता का उनके लिए इस तस्वीर के जरिए भी सामने आ रहा है, जहां गुलाब के फूलों से उन पर ये बारिश हो रही है, फूलों की, ये सम्मान उन्हें यहां पर दिया जा रहा है। और देखिए किस तरह से पीएम मोदी बाहर निकलकर मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि लंबे वक्त से जो इंतजार उनका यहां पर किया भी जा रहा था, उस इंतजार को कल उन्होंने खत्म किया था। और आज जनता के बीच में एक बार फिर से उनका काफिला पहुंचा है। अहमदाबाद में पीएम मोदी का ये रोड शो है। खेल महाकुंभ की जो शुरुआत यहां पर होगी, खेलों के महत्व का अगर जिक्र करें तो पीएम मोदी पहले भी खेलों को महत्व देते रहे हैं। जब उनकी सरकार सत्ता में आई थी वो वक्त भी आपको याद होगा, जहां पर उन्होंने सफाई को प्राथमिकता दी और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि युवा देश का नाम किस तरह से खेल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर सकते हैं, किस तरह से गौरव वो हिंदुस्तान को यहां पर दिला सकते हैं। इसलिए जब भी जीते हुए खिलाड़ी से या फिर हारे हुए खिलाड़ी से वो बातचीत करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करना कभी नहीं भूलते हैं। और जानते हैं उनसे एक वायदा भी आपको याद होगा जो ओलंपिक में जीते हुए और 7 नाकाम हुए खिलाड़ियों से उन्होंने लिया था कि आप स्कूल में जाएंगे, शिक्षण संस्थानों में जाएंगे और उनसे खेल के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस अलग अलग शहरों में मिसाइलें दाग रहा है, तो वो भी पलटवार करने में पीछे नहीं है।
और इसी बात के सबूत के तौर पर उसने कुछ और वीडियो जारी किए। एक वीडियो में सड़क पर एक रूसी टैंक जाता दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमला किया। सड़क पर फुल स्पीड से जा रहे रूसी टैंक पर जैसे ही बम गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक आग की लपटों के बीच घिर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में जारी किए गए एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने को ध्वस्त किया। हमला इतना जोरदार था कि जैसे ही धमाका हुआ, कान फाड़ देने वाली जोर की आवाज सुनाई दी। धमाके के साथ ही देखते चारों तरफ सिर्फ धुआं ही उठता दिखा। इस बीच रूस की भारी गोलाबारी के बीच यूक्रेन ने एक बड़े बम को नष्ट करने का वीडियो जारी किया। आरोप है कि जंग के दौरान यह भारी भरकम बम रूस की तरफ से गिराया गया था, जिसे नष्ट करने का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें 3 सैनिक बम को डिफ्यूज करते दिखे। सबसे पहले खुदाई करने वाली मशीन की मदद से एक चौड़ा गड्ढा खोदा गया। उसके बाद बम को गड्ढे में सावधानी से उतारा गया। इसके बाद बम के नाकाम होते ही तेज धमाका हुआ और कई फीट ऊंचा धूल का गुबार छा गया। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सैनिक लगातार बम बरसा रहे हैं, जहां से यूक्रेन की सेना ने इस जिंदा बम को बरामद किया था। लोगों को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखते हुए शहर से दूर ले जाकर बम को नष्ट किया गया। उधर रूस के मिसाइल हमलों ने मारियोपोल में तो अहमदाबाद से सीधी रोड शो की यह तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अहमदाबाद में ये रोड शो कर रहे हैं और खेल महाकुंभ का जो शुभारंभ होना है उससे पहले देखिए किस तरह से जनता के बीच का ये उत्साह नजर आ रहा है। हमले के बाद वो अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इसके थोड़ी ही देर में वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके तहत तबाह हो चुके अस्पताल से कई मरीजों को बाहर निकाला गया। उनमें कुछ की हालत तो बेहद गंभीर दिखी। बमबारी से हुई तबाही की निशानियां अस्पताल के चारों तरफ नजर आईं। इतना ही नहीं, गोद में बच्चा लिए एक महिला तो दहशत की वजह से रो पड़ी। इस हमले के बाद अस्पताल परिसर में खड़ी एक गाड़ी आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं। संकट के काले बादलों ने कीव के आसमान पर डेरा जमा लिया है। दावा किया जा रहा है कि चंद घंटों में कीव पर रूस का कब्जा होने वाला है, क्योंकि पुतिन ने अपनी पलटन के 64 किलोमीटर लंबे दस्ते की रणनीति ही बदल दी है। कीव पर कूच करने निकला रूस की सेना का विशाल काफिला पिछले हफ्ते से कीव के बाहर घात लगाए बैठा था, लेकिन खबर है कि वो काफिला अब कीव के पास के छोटे छोटे शहरों में फैल गया है। रूस की सेना कई टीमों में बंट गई है और काल की तरह कीव की तरफ बढ़ रही है। इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया है। पहले दिन से रूस की सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले पर नजर रख रही अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने रूस के दस्ते की सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरें जारी की, जिनमें पहली तस्वीर में रूस की सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले की कुछ गाड़ियां एक घने जंगल के बीचों बीच तैनात नजर आईं। मतलब अब तक सड़क के रास्ते आगे बढ़ रहे रूस के दस्ते ने छिपने के लिए जंगल का भी रुख कर लिया है। वहीं कीव से 27 किलोमीटर दूर छोटे से शहर ओजरा के एक रिहायशी इलाके के बीचों बीच रूस की सेना की पहुंच नजर आई। तस्वीर में दोनों तरफ मकान दिखे और उनके बीच बनी सड़क से गुजरती नजर आई रूस के काफिले की गाड़ियां। यानी साफ है कि कीव पर कूच करने के लिए रूस की सेना में शामिल गाड़ियां अब अपनी पोजीशन बदल रही हैं। माना जा रहा है कि यह पुतिन की कीव पर कब्जा करने की सोची समझी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। यूक्रेन की सेना को छकाने का पैंतरा भी हो सकता है, जिसका पता तब चला जब एक दिन पहले रूस के काफिले की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें सामने आई। काफिले की तीसरी तस्वीर कीव के पास इवांकीव के छोटे से शहर की बताई गई, जिसमें रूस की सेना के कई ट्रक और दूसरा साजो सामान सड़क पर खड़ा नजर आया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा तो चौथी तस्वीर को लेकर हुआ। इन तस्वीरों को जारी करने वाली मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने दावा किया कि कीव के पास बरस्त्यांका में उसने कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों को एक खेत में तैनात देखा है। मतलब रूस की सेना ने अपनी तोपें भी अब फायरिंग पोजीशन में खड़ी कर दी हैं। यानी रूस की तैयारी अब कीव में तबाही मचाने की मानी जा रही है और इसके लिए उसकी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने कीव के आसपास मौजूद छोटे शहरों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों, खतरनाक टैंकों और ताकतवर तोपों के साथ रूस के काफिले की करीब 2 हफ्ते पहले कीव के उत्तर पश्चिम से उसकी तरफ बढ़ने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी।
कीव के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस जाती हैं, जो कि कीव से करीब 90 किलोमीटर ही दूर है। और बेलारूस इस जंग में अपने दोस्त रूस के साथ खड़ा है। इसलिए माना जा रहा है कि रूस की सेना का यह दस्ता बेलारूस से ही यूक्रेन में दाखिल हुआ और कीव की तरफ बढ़ने लगा, जो कि पिछले हफ्ते ही कीव के बाहरी हिस्से में पहुंच गया था। लेकिन फिर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों की तरफ से दावा किया गया कि रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि रूस की फौज के दस्ते में शामिल गाड़ियों का ईंधन ही खत्म हो गया है। यह भी दावा किया गया कि रूस की सेना की गाड़ियों के टायरों की क्वालिटी भी खराब है, जिसकी वजह से वो कीचड़ से भरे रास्तों में धंसे जा रहे हैं। और तो और यह भी कहा गया कि काफिले में शामिल रूस के सैनिकों के पास पेट भर खाने पीने का सामान भी नहीं है। मतलब कई दिक्कतें गिना दी गई। लेकिन अब ताजा दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना का वो दस्ता अब एक सीध में आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि वो तितर बितर होकर यूक्रेन के अंतनोवा एयरपोर्ट के आसपास के छोटे छोटे शहरों में फैल गया है। अंतनोवा एयरपोर्ट के पास के 4 अहम शहरों में रूस की सेना के दस्ते के सैनिक, उनकी गाड़ियां तैनात हो गई। अंतनोवा एयरपोर्ट यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर पश्चिम में है और उससे करीब 37 किलोमीटर दूर है। आखिरी बार रूस की सेना काफिला अंतनोवा एयरपोर्ट तक जाता हुआ नजर आया था और इस बार एयरपोर्ट के पास जिस पहले छोटे शहर में रूस की सेना दिखी वो है ओजरा। ओजरा कीव के उत्तर पश्चिम में 27 किलोमीटर ही दूर है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में ओजरा के एक रिहायशी इलाके में रूस की सेना की गाड़ियां देखी गई। वहीं जिस दूसरे छोटे शहर में रूस की सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले का हिस्सा देखा गया वो है लुबियांका। लुबियांका में रूस की सेना और उसकी कुछ गाड़ियां एक घने जंगल में पनाह लिए हुए नजर आई। मतलब रूस की फौज अब घात लगाकर कीव पर वार करने की तैयारी में भी हो सकती है। लेकिन कीव के पास बरिस्यांका में एक खेत में रूस की तोपें और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर फायरिंग पोजीशन में तैनात दिखी। और कीव के ही पास इवांकीव में रूस की फौज के काफिले के कुछ ट्रक और दूसरी गाड़ियां नजर आई। दावा है कि रूस की सेना का लंबा चौड़ा काफिला अब कीव से लगभग 14 किलोमीटर दूर ही रह गया। इसलिए कहा जा रहा है कि रूस की सेना अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कीव में घुस जाएगी। मगर यूक्रेन ने दावा किया कि उससे भी रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है। दावा है कि कीव को ऐसे किले में तब्दील कर दिया गया है जिसे भेदने में रूस की सेना के पसीने छूट सकते हैं। और इस काम में यूक्रेन की सेना का साथ देने के लिए खुद कीव के आम लोग उससे जुड़ गए हैं। बताया गया कि रूस की सेना को नाको चने चबवाने के लिए कीव के इतने लोग सेना से जुड़ने के लिए पहुंच गए कि सेना को उन्हें वापस भेजना पड़ा। यूक्रेन की सेना से जुड़े कीव के इन वॉलंटियर्स ने रूस के काफिले को रोकने के लिए जगह जगह रेत की बोरियां और कंक्रीट के रोड ब्लॉक खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि उन्होंने मेटल के बड़े बड़े एंटी टैंक बैरियर भी सड़कों पर लगा दिए हैं और कीव में बर्फबारी के बावजूद वहां खड़े रहकर लगातार पहरेदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सेना से जुड़े कीव के कुछ वॉलंटियर तो ऑटोमेटिक राइफल और बड़े बड़े चाकू लेकर सड़कों पर तैनात हैं। वहीं जो लोग यूक्रेन की सेना को ज्वाइन नहीं कर पाए वो पेट्रोल बम बनाकर और ट्रैफिक सिग्नलों को पेंट से रंगकर अपनी फौज की मदद कर रहे हैं, ताकि जब रूस की सेना कीव में दाखिल हो तो वो रंगों से पुते ट्रैफिक सिग्नल देखकर कंफ्यूज हो जाए और उन्हें रास्ते ही समझना है। इस बीच यूक्रेन की सेना पर रूस ने जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसके लिए उसने अपने सबसे खतरनाक का-52 हेलीकॉप्टर के साथ ही नाइट हंटर के नाम से पहचान बना चुके मी-28N चॉपर को भी जंग के मैदान में उतार दिया, जिनसे हमले की तस्वीरें अपने रक्षा मंत्रालय से जारी करवाकर रूस ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखा दिए। लेकिन ये हमले किस जगह किए गए वो उसने नहीं बताया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइलों के धमाकों से एक सड़क पर खड़ी गाड़ियां तबाह होती नजर आईं और वहां से काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इससे पहले बर्फ से ढके इलाके में अपने तय टारगेट के पास पहुंचते ही रूसी सेना के चॉपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। और जब ये हेलीकॉप्टर अपने निशाने के और करीब पहुंचे तो उनसे मिसाइलों की ऐसी बरसात शुरू हुई मानो जंग पर बनी किसी फिल्म का सीन शुरू हो गया हो। रूस की ओर से इस हवाई हमले में यूक्रेन की सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने का दावा किया गया। वहीं यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों के नए वीडियो सामने आए। वहां 16 दिन से भीषण लड़ाई चल रही है, जिसकी कई तस्वीरें आ चुकी हैं। इसी कड़ी में रूसी सेना के हमले के कुछ और वीडियो आए जिनमें यूक्रेन के कई हिस्सों में बम बरसते दिखे। एक वीडियो में पूर्वी यूक्रेन की नीपर नदी
और ये तस्वीरें देखिए, बेहद खास ये तस्वीरें हैं। खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। दो बातों को समझ लेना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही साल 2010 में खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, जिसे एक क्रांतिकारी बदलाव गुजरात के परिदृश्य में देखा गया था। लेकिन आज 11वें खेल कुंभ का शुरुआत करने के लिए, इसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। तो 11वां खेल महाकुंभ, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी इस वक्त करने जा रहे हैं। दौरान कई रूसी सैनिक पैदल चलते भी नजर आए। हालांकि इस वीडियो में ये पता नहीं चल पाया कि रूसी सैनिक किस इलाके में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो चारों तरफ फैल गए। कुछ सैनिक एक वीरान इलाके में पैदल ही मोर्चा संभालते दिखाई दिए, तो कुछ जगहों पर ताकतवर टैंक घेराबंदी करते नजर आए। यही नहीं, रूस के कुछ हेलीकॉप्टर भी वहाँ आसमान में मंडराते दिखे। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने पलटवार करते हुए ऑटो पार्ट्स की सप्लाई रोकने का फैसला लिया। पहले पाबंदियों की शुरुआत अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ से हुई थी, लेकिन अब इसका करारा जवाब देने की लिस्ट पुतिन सरकार ने तैयार कर ली, जिसके तहत रूस ने गाड़ियों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। अकेले कारें ही नहीं, बल्कि 200 ऐसी चीजें हैं जिनकी सप्लाई रूस अब नहीं करेगा। इनमें वाहनों के पुर्जे भी शामिल हैं। रूस के इस बैन का असर टेलीकॉम और कृषि समेत कई सेक्टरों पर पड़ेगा। रूस के इस फैसले का सबसे बड़ा असर ऑटो सेक्टर पर होगा, और वो भी तब जब ऑटो सेक्टर पहले ही सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रहा है। सेमीकंडक्टर की कमी और रूस की नई पाबंदियों से ऑटो सेक्टर के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। आज कारों समेत कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। मौजूदा समय में हाईटेक कारें बनाना ऐसी चिप के बिना सोच भी नहीं सकते। यानी एक तरफ सेमीकंडक्टर चिप मिल नहीं पा रही है और ऊपर से रूस पुर्जों की सप्लाई रोक देगा, तो ऑटो सेक्टर की कमर टूटना तय है। कुल मिलाकर आसानी से समझें तो यूक्रेन युद्ध की मार कारों पर भी पड़ेगी। हमें आपको नई कार मिलने में मुश्किल आ सकती है। ये नई कारें देरी से मिलेंगी। रूस की तरफ से बदले की ये कार्रवाई ऐसे समय तेज हुई जब रूस ने भी पश्चिमी देशों की कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करने की धमकी दी थी, क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने पहले रूस के बड़े कारोबारियों या यूं कहें कि पुतिन के करीबियों की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली थी। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच चल रहे पाबंदियों के इस खेल से चीन बुरी तरह डरा हुआ है, और यही वजह रही कि चीन के प्रधानमंत्री ने रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। उन्होंने आशंका जताई कि इन प्रतिबंधों के असर से चीन भी दूर नहीं रह पाएगा। यानी चीन के प्रधानमंत्री को भी डर है कि देर सवेर इन प्रतिबंधों की मार चीन पर भी पड़ेगी। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि रूसी टैंकों के काफिले पर हुए हमले में कर्नल रैंक के अधिकारी की मौत हो गई। इस हमले का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रूस की सेना के टैंकों का एक बड़ा काफिला एक सड़क से आता दिखाई दिया। बताया गया कि यह काफिला कीव के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस पर हमला हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सेना के कई टैंकों को बीच सड़क पर धमाके से उड़ा दिया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में एक लंबी सड़क दिखाई दी, जिसके बीचों बीच अचानक विस्फोट हो गया। उस सड़क के दोनों तरफ कई मकान दिखे, लेकिन रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन की फौज इस बात से भी नहीं हिचकिचाई कि इस हमले में उसके नागरिकों की भी जान जा सकती है। उसने जैसे ही उस सड़क से रूस के कई टैंक जाते देखे, वहां एक के बाद एक कई धमाके कर दिए। धमाके भी ऐसे कि एक जगह बम फटा ही था कि चंद सेकंड बाद ही वहीं पास में और धमाके होते चले गए। और यूक्रेन की सेना ने इसी हमले में रूस के एक और बड़े अधिकारी के मारे जाने की बात कही। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 10 दिन में रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई, जिनमें उनकी टैंक रेजिमेंट में कर्नल रहे आंद्रेई ज़खरोव का नाम भी शामिल हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव के पूर्वी हिस्से में रूसी टैंकों के काफिले पर हुए भीषण हमले में आंद्रेई ज़खरोव की मौत हो गई। बताया गया कि ज़खरोव हमले के वक्त खुद एक टैंक में सवार थे। उन्होंने यूक्रेन से पहले भी कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया था और सीरिया में रूसी सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए 2016 में पुतिन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ करेज रूस में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल विताली गेरेस्मा और मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवस्की के जंग में मारे जाने का दावा किया था। उधर रूस के खिलाफ 16 दिनों से जारी जंग में यूक्रेन ने एक बार फिर कुछ और वीडियो जारी कर पुतिन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस अलग अलग शहरों में मिसाइलें दाग रहा है, तो वो भी पलटवार करने में पीछे नहीं है।
और इसी बात के सबूत के तौर पर उसने कुछ और वीडियो जारी किए। एक वीडियो में सड़क पर एक रूसी टैंक जाता दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमला किया। सड़क पर फुल स्पीड से जा रहे रूसी टैंक पर जैसे ही बम गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक आग की लपटों के बीच घिर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में जारी किए गए एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने को ध्वस्त किया। हमला इतना जोरदार था कि जैसे ही धमाका हुआ, कान फाड़ देने वाली जोर की आवाज सुनाई दी। धमाके के साथ ही देखते चारों तरफ सिर्फ धुआं ही उठता दिखा। इस बीच रूस की भारी गोलाबारी के बीच यूक्रेन ने एक बड़े बम को नष्ट करने का वीडियो जारी किया। आरोप है कि जंग के दौरान यह भारी भरकम बम रूस की तरफ से गिराया गया था, जिसे नष्ट करने का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें 3 सैनिक बम को डिफ्यूज करते दिखे। सबसे पहले खुदाई करने वाली मशीन की मदद से एक चौड़ा गड्ढा खोदा गया। उसके बाद बम को गड्ढे में सावधानी से उतारा गया। इसके बाद बम के नाकाम होते ही तेज धमाका हुआ और कई फीट ऊंचा धूल का गुबार छा गया। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सैनिक लगातार बम बरसा रहे हैं, जहां से यूक्रेन की सेना ने इस जिंदा बम को बरामद किया था। लोगों को नुकसान न पहुंचे, इसे नमस्कार एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। कदम छोटे छोटे हैं पर तेज है रफ्तार। ये दिखते हैं बड़े आम लेकिन करते हैं चमत्कार। इनके लिए सितारों से आगे जहां और भी है, ये छोटे धुरंधर जो सूरज से निगाहें मिलाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम यंग जीनियस कहते हैं। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की, ताकि उनकी असाधारण काबिलियत से पूरा देश इंस्पायर हो सके। भारत के कोने कोने से हमने ढूंढ निकाले हैं कई बेमिसाल यंग जीनियस, और उनमें से सबसे खास को चुना हमारी अमेजिंग जूरी ने। एक्टर, डांसर एंड पॉलिटिशियन हेमा मालिनी, नेशनल बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद, म्यूजिशियन शंकर महादेवन, ऑथर अमीश त्रिपाठी, अमूल सीईओ डॉक्टर सोढ़ी एंड डायरेक्टर ऑफ DRDO अनिल मिश्रा। अलग अलग फील्ड्स में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ चुके ये यंग जीनियसेस अब आ रहे हैं अपनी कहानियां आपके संग बांटने। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस सफर में आपका सूत्रधार। हमारे आज की पहली जीनियस ने नृत्य में महारत हासिल की है। उन्होंने बड़ी शिद्दत से भरतनाट्यम सीखा है। नहीं, एक मिनट, वो मोहिनीअट्टम में माहिर है। नहीं, सॉरी, वो कुचिपुड़ी में बेमिसाल है। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन डांस फॉर्म्स परफॉर्म करने वाली ये है कोड़िकोड केरला से 14 साल की नीला नाथ। Hi, my name is Nilanath. I'm 14 years old from Kozhikode, Kerala. I specialized in 3 classical dance forms: Bharatanatyam, Mohiniyattam, and Kuchipudi. Learning all 3 dance forms is a challenge, but it's also make me understand each dance form better. In Bharatanatyam, we concentrate the footwork and rhythm is so fast. In Mohiniyattam, expression. In Kuchipudi, we concentrate the flexibility, balancing, and concentration. Out of 3, I love Mohiniyattam the most. When she came to me, she was already training in Bharatanatyam, which is very different from Mohiniyattam. And I was surprised that when she was doing Bharatanatyam, she had the ability to switch her style from one style to another with ease. It is very rare. Even to master on one dance form, it takes a lifetime or it takes so many years. My mom passed away when I was only 3. My family say she loved dancing and she wanted me to become a professional dancer. I want to fulfill her dream and make her proud. I am proud of her. More than that, I am very happy to see that she is achieving her mother's dream.
As of now, I have performed in 12 states around India, 2 other countries. By the time I'm 18, I want to perform in all states around India. Namaskaram, Neela. How are you? I'm fine. Come. Neela, first up, welcome to Byju's Young Genius. Thank you. When did you start dancing? I started learning dance at the age of 3. So who decided that you must learn Bharatanatyam? My father decided to learn Bharatanatyam. Then I'll train Bharatanatyam and I performed in Guruvayur temple. Yeah. How old were you जब आपने ये किया? 4. So അവിടുന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റൈൽ ഏതായിരുന്നു? മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് പോയി. How did you start മോഹിനിയാട്ടം? മോഹിനിയാട്ടം എൻ്റെ സാറ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് അത് കഴിവുണ്ട്, നിനക്കത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ അതാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഐ ലവ് മോഹിനിയാട്ടം മോസ്റ്റ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ കുച്ചിപ്പുടി, how did that happen? കുച്ചിപ്പുടി ഞാൻ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ട് അതിനോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തു. How many years are you now training in all 3 dance forms? 10 years. Each form is taught by a different teacher. Different teachers. മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ ടീച്ചർ തൃശ്ശൂരാ. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ തൃശ്ശൂരായിരുന്നുണ്ടോ? തൃശ്ശൂരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ സാറ്റർഡേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് 6 മണിന്റെ ട്രെയിനിന് വേഗം പോകാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകും. അപ്പൊ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ദിവസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റർഡേ. ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസം ചോദിച്ചാലും ഞാൻ സാറ്റർഡേ പറയാം. അങ്ങനെ തന്നെ. ഓ, but 3 styles. Is it not difficult? Confuse ആവില്ലേ? കൺഫ്യൂസ് ആവും ചില. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. ഇതിലെ അച്ഛൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ? അച്ഛനാണ് വലിയൊരു പ്രധാന റോൾ. അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. അച്ഛനാണ് എല്ലാ സാറ്റർഡേ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനും തിരിച്ചു വരാനും ഡാൻസ് ക്ലാസ് ആക്കാനും. വീട്ടുകാരെല്ലാരും ഇതിന് സപ്പോർട്ടാണ്. വീട്ടിൽ അച്ഛൻ വരെ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നെ ഡാൻസ് ക്ലാസ് കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. You like to watch dance competitions? Dance TV shows? ഇഷ്ടം, നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. Somebody special is going to come. She's a very good dancer. But more than being a very good dancer, she's also a very famous judge on dance shows. Please welcome the ace choreographer, the most renowned dance show judge, dance ki duniya mein Geeta maa ke naam se famous, the one and only Geeta Kapoor. देखिए ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. I am more excited. I am more excited because it's very rare that you see young children who are so accomplished, who are taking interest in dance, and it's amazing कि 3 साल की उम्र से सीख रही हैं और encouragement मिल रही है आपको from your dad. So that's wonderful. I mean, that's fab. Yeah, इनकी मदर का ख्वाब था कि ये डांसर बने. 3 साल की थी जब इनकी मदर का देहांत हुआ. So mother's no more, but she's now living that dream and she's made it her own. मेरी मम्मी भी जो थी उन्होंने मुझे डांस क्लास में डाला था. She also wanted to be a dancer at some point in her life. लेकिन वो हो ना पाया तो उन्होंने मुझे डांस क्लासेस में डाला. So she put me in for Bharatanatyam. Bharatanatyam? Yes, and folk dancing. Okay. It was just to pass the time, to keep me occupied. किसी ने नहीं सोचा था कि आगे जाके ये मेरा करियर ऑप्शन बन जाएगा. और आज मैं जो हूँ वो डांस की वजह से हूँ. But I'm so happy this has become your dream. Yeah. And now you're following it. And I'm sure mummy is very happy. Yeah. But एक बात बताइए गीता जी. What makes classical dance stand out? एक तो पहले डिसिप्लिन की वजह से ना उसका ग्रेस, उसकी ब्यूटी जो है वो बरकरार रहती है. I always want to encourage parents कि अपने बच्चों को प्लीज एक बेस, एक फाउंडेशन क्लासिकल का जरूर दें. It's so important. बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है. She knows 3 styles, गीता जी. ये तीनों फॉर्म्स में कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है फॉर्म? Which one do you prefer? Mohiniyattam. Me too. But I have never learned. I have never learned. But I like Mohiniyattam and I love the way they move. And no, beautiful. Yeah. Will you show me? Yeah, sure. We want to see you perform the same situation in 2 different forms. So Radha is getting ready because Krishna is coming to meet her. माला गूंज रही है. कितना प्यारा है.
I love the way कि काजल लगाते वक्त भी वो एक होता है ना, genuinely जब आप काजल लगाते हैं, the way she depicted it, so real, it's so beautiful. समझदारी कितनी है यार इस उम्र में, I'm like very jealous. तो अब इस सिचुएशन को नेक्स्ट स्टाइल। I wanted to become Krishna and run to her. इतने प्यार से किया उन्होंने. Absolutely fantastic. आइए बैठिए. Just fantastic. Very jealous. मैं चाहूंगा कि something which you both can do together. If Neela teaches me. Yeah, sure. Please. Little. Just how we can sing Radha hear the Krishna's flute. Oh, how beautiful. I will try, Neela. I'm not good. इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूँ. फिर आप मेरे को बताइए अच्छा है कि नहीं. Ready? Yeah. Trying, okay. Seriya? Thank you. Fantastic. हम आपको फुल एक परफॉर्मेंस करते हुए भी देखना चाहते हैं. എന്ത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോവാ? മോഹിനിയാട്ടത്തില് ഞാൻ ഒരു ജതിസ്വരം ചെയ്യും. Fabulous, fabulous. I can tell you that you were beautiful, you're fabulous, you're gorgeous. God bless you. तो गीता जी जाते जाते मैं चाहूंगा कि ये एक छोटी सी ट्रॉफी है यंग जीनियस की जो आप नीला को दें. इट्स बायजूस यंग जीनियस ट्रॉफी और इसी के साथ आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम. नीला, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी वेरी मच. 113 paisa 565, 113 6 678. I don't think I will ever get over the fear of mathematics. No one will get over the fear of mathematics. Very few people will. Okay. दावा किया. यूक्रेन के मुताबिक रूस अलग अलग शहरों में मिसाइलें दाग रहा है, तो वो भी पलटवार करने में पीछे नहीं है.
और इसी बात के सबूत के तौर पर उसने कुछ और वीडियो जारी किए। एक वीडियो में सड़क पर एक रूसी टैंक जाता दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमला किया। सड़क पर फुल स्पीड से जा रहे रूसी टैंक पर जैसे ही बम गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक आग की लपटों के बीच घिर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में जारी किए गए एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने को ध्वस्त किया। हमला इतना जोरदार था कि जैसे ही धमाका हुआ, कान फाड़ देने वाली जोर की आवाज सुनाई दी। धमाके के साथ ही देखते चारों तरफ सिर्फ धुआं ही उठता दिखा। इस बीच रूस की भारी गोलाबारी के बीच यूक्रेन ने एक बड़े बम को नष्ट करने का वीडियो जारी किया। आरोप है कि जंग के दौरान यह भारी भरकम बम रूस की तरफ से गिराया गया था, जिसे नष्ट करने का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें 3 सैनिक बम को डिफ्यूज करते दिखे। सबसे पहले खुदाई करने वाली मशीन की मदद से एक चौड़ा गड्ढा खोदा गया। उसके बाद बम को गड्ढे में सावधानी से उतारा गया। इसके बाद बम के नाकाम होते ही तेज धमाका हुआ और कई फीट ऊंचा धूल का गुबार छा गया। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सैनिक लगातार बम बरसा रहे हैं, जहां से यूक्रेन की सेना ने इस जिंदा बम को बरामद किया था। लोगों को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखते हुए शहर से दूर ले जाकर बम को नष्ट किया गया। उधर रूस के मिसाइल हमलों ने मारियोपोल में भीषण तबाही मचा दी। वहां का एक अस्पताल तो इस हवाई हमले के बाद खंडहर में बदल गया। पिछले कुछ दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है। कुछ समझ आ रहा है? हाँ, मुझे समझ में आ गया। 7 तारीख को 2 लोग मिले, फिर 2 लोगों के साथ 5 लोग और मिले। ठीक है। फिर वो 13 नंबर की बस आई, हाँ। फिर वो 5, उसके बाद 5, फिर 7। मुझे ये सब नहीं आता है। बात यह है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन इतनी टफ इक्वेशंस को जो एक पलक झपकते ही सॉल्व कर दे, ऐसे हैं हमारे अगले यंग जीनियस। ये हैं मैथ्स के मैजिशियन, मुंबई से 10 साल के कियान अमित सावंत। जब भी आप कियान के सामने कुछ भी लाएंगे तो सबसे पहली बात यह है कि उसके क्वेश्चंस रुकते ही नहीं है। कियान के पास जाना मतलब टीचर को 10 गुना ज्यादा प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। Solving complicated math problems is my favorite thing to do. Hi, my name is Kiyan Sawant. I am 10 years old and maths is my superpower. I'm able to talk to numbers and that is how I can solve number patterns very easily. Kiyan was awarded by Child Prodigy as Little Master of Logics. He has also won a gold medal for AIMO, which is an Asian International Math Olympiad. His rank was country rank first. Maths is not like any subject. It is a logical subject. That's why I like it very much. I'm in 5th standard, but I can solve math problems of 7th to 8th standard. I'm not sure what I want to be yet, but I think I might become a mathematician and I will write my own book. Hi sir. हेलो, इसका आंसर आता है आपको? हाँ, very easy. Did you just say I can. He's laughing. इसको मजा आ रहा है। He thinks it's like ये क्या लिख के दे दिया आप लोगों ने? ये तो मैं रोज करता हूँ। 19/34. 100%? Yeah. अरे बाप रे गुरुदेव! कोई मुझे बता दो, is this the right answer? Sit, it is the right answer. मैं वो तो कह रहा हूँ। ये बोर्ड ले जाए इससे पहले कि यहाँ पर कुछ और जादूगरी करे। देखिए बोर्ड गायब हो गया, टेबल आ गया, ये टेबल आ गया। पहाड़े ले। पहाड़े किसी को नहीं आते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आते हैं। The hardest table that I know is my favorite table. Which is? 113. 113 can you do? Yeah, 113 ones are 113, 113 twos are 226, 113 threes are 339, 113 fours are 452, 113 fives are 565, 113 sixes are 678. That's why you are the young genius. You are sitting there, and I am the host, and I'm sitting here. मैं भाग रही हूँ क्योंकि I don't think I will ever get over the fear of mathematics, which I've always had since bachpan. No one will get over the fear of mathematics. Very few people will. Okay. I don't think it's going to be my friend. May I take your leave, sir?
Yes, you Thank you so much. How sweet of you. Thank you I'll so bid you much. goodbye. Take care. गीता जी, thank you so much. बहुत धन्यवाद. Such a Thank you so pleasure. much. Bye-bye. Please. अब कियान, who do you listen to in the house? Your mama or your papa? My mama gives me more instructions, so I listen to my mama more. तो कियान की मदर से भी मुलाकात करते हैं. असावरी जी, आइए. नमस्ते. Namaste. Hi, mama. Please sit. Hi. तो आपको कब पता लगा कि ये मैथ्स में स्मार्ट है? When he was in senior KG, we made him appear for this Olympiad. और हमें याद है कि वो गया और 10 मिनट में उसने पेपर सॉल्व कर दिया एंड उसमें उसको नेशनल रैंक 3rd आया था. देयर वाज अनदर एग्जाम व्हिच वाज लाइक मेंटल मैथ्स कंपटीशन वेयर अगेन ही वाज फर्स्ट देयर एंड देन वी रियलाइज दैट ही हैज दैट पोटेंशियल इन मैथ्स. एज पेरेंट्स कई बार आपको चैलेंजिंग नहीं होता? जैसे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके पढ़ाई सिखाते हैं, तो हमारा Correct. ग्रुप भी है. And I thought, Kian, now even as a parent, I should also teach you something, you know. So I thought of taking up this profit and loss as a topic. And the sum was so difficult. The first sum which I took, it was so difficult. That you did not understand. Basically, she wanted to teach me, but I ended up teaching her. Fantastic. Asavri ji, I'm going to say thank you for joining us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Asavri ji. Along with math, why are you known as the master of logic? I'm also good at logic, better than average. एक काम करते हैं, इसको जरा हम कियान के साथ उनको टेस्ट नहीं, उनको कुछ ऐसे लॉजिकल सवाल पूछते हैं और उसको जैसे वो सॉल्व करेंगे हम भी थोड़ा सीख लेंगे. कियान, मैं वहां आ जाऊं? Yeah. ओके. सो 1 by 1 सवाल अब वहां पर आएंगे. Identify the missing number. In place of the question mark. Yeah, the answer is 9 because you take the biggest number 93 and you subtract it from the remaining numbers 63 and 27. तो लास्ट वाला है कि 67 minus 42 minus 16 is 9. 9 is the answer. चलिए next one. अब इसमें identify the missing figure in the pattern. The answer is C. Answer is C. ना A. The answer is C. Why is it C? बताइए. Because C1 is on the bottom and all the other triangles are also on the bottom. Oh, हाँ. तो size ही नहीं, placement is also important. Absolute genius. Fantastic. तो अब हम आपको मिला रहे हैं with the person जिनको कहा जाता है the fastest human calculator. इन्होंने शकुंतला देवी जी जो हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ा है और 2020 के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को गोल्ड जिताया. ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं. इनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश. Hello guys, hi. Hello. Hi Kian, congratulations on whatever you've achieved so far. This is the first time I am seeing you and I am so happy to meet Thank you. The pleasure is mine as well. नीलकंठ, आप कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं कियान के लिए? बिल्कुल. These are interesting problems because they require certain calculation skill, but they also require some intelligence into understanding the best way to solve them. Kian, the first question is what is 23 plus 46 plus 69 plus 92 plus 115 and so on in that pattern till 943? Is the answer 19803? Absolutely correct. 19803, 19,803 is the right answer, Kian. Well done. This is an arithmetic progression. Every single number has a common factor of 23. Great, well done. So, Kian, if there are two positive integers, when you add them, you get 100 in total. What is the maximum value which you can achieve with the product of these numbers? Okay, so the answer is 2,500. Absolutely correct. That is the right answer. And Kian, can you tell us how? I took the two closest numbers whose sum is hundreds, like 50 and 50. The product of 50 and 50 is 2,500. Well done. Neelkant, your assessment of Kian? Is able to understand, is able to say how he is answering the questions and is articulate, which is, I think, a gift and fantastic genius. That's what I would probably say. That's a lot coming from another genius, Neelkant Bhanu Prakash. Thank you so much कि आप हमारे साथ यहाँ जुड़े. Thanks a lot. The pleasure is mine. Thank you. See you guys. Thank you. Thanks, Neelkant. So, Kian, are you a little more inspired? So quickly, he broke the world record of Shakuntala Devi. Yes, so he's आप नीलकंठ भानु प्रकाश का आगे जाकर कभी रिकॉर्ड तोड़े ये हमारी उम्मीद है,
हमारी आशा है कियान, जाते जाते आपके लिए बायजूस की तरफ से एक ट्रॉफी है। कैन आई प्रेजेंट दिस ट्रॉफी टू यू प्लीज? और इसके साथ आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। कियान अमित सावंत, वंडरफुल टू मीट यू। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आइए। अपनी मासूमियत के साथ हमें कुछ और सिखाने, हमें इंस्पायर करने और भी यंग जीनियसेस आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते। जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए, हमारे यंग जीनियसेस जैसा कुछ आप भी कीजिए। नेशनल चैंपियन इन विंड सर्फिंग एंड एन एस नेशनल स्किफ सेलर, ये है पर्ल कोलवलकर। 15 साल की उम्र में एक ऐसा गोल बना लिया कि ये देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीतना। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मेडल नहीं, देश के लिए गोल्ड जीतो। हमारे नेक्स्ट जीनियस एक डेटा साइंटिस्ट हैं, सिद्धार्थ पिल्ली। Tanya Sachdev का एनालिटिक्स है। If we see by start of 2022, she might break her previous 2008 record as well. Oh my God, I am mind blown by what I just saw. I mean, do you have any free time to become my coach anytime soon? और वो भी तब जब ऑटो सेक्टर पहले ही सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रहा है। सेमीकंडक्टर की कमी और रूस की नई पाबंदियों से ऑटो सेक्टर के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। आज कारों समेत कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। मौजूदा समय में हाईटेक कारें बनाना ऐसी चिप के बिना सोच भी नहीं सकते। यानी एक तरफ सेमीकंडक्टर चिप मिल नहीं पा रही है और ऊपर से रूस पुर्जों की सप्लाई रोक देगा, तो ऑटो सेक्टर की कमर टूटना तय है। कुल मिलाकर आसानी से समझें तो यूक्रेन युद्ध की मार कारों पर भी पड़ेगी। हमें आपको नई कार मिलने में मुश्किल आ सकती है। ये नई कारें देरी से मिलेंगी। रूस की तरफ से बदले की ये कार्रवाई ऐसे समय तेज हुई जब रूस ने भी पश्चिमी देशों की कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करने की धमकी दी थी, क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने पहले रूस के बड़े कारोबारियों या यूं कहें कि पुतिन के करीबियों की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली थी। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच चल रहे पाबंदियों के इस खेल से चीन बुरी तरह डरा हुआ है, और यही वजह रही कि चीन के प्रधानमंत्री ने रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। उन्होंने आशंका जताई कि इन प्रतिबंधों के असर से चीन भी दूर नहीं रह पाएगा। 当前世界经济受疫情冲击的影响已经很艰难了，有关制裁啊 यानी चीन के प्रधानमंत्री को भी डर है कि देर सवेर इन प्रतिबंधों की मार चीन पर भी पड़ेगी। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि रूसी टैंकों के काफिले पर हुए हमले में कर्नल रैंक के अधिकारी की मौत हो गई। इस हमले का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रूस की सेना के टैंकों का एक बड़ा काफिला एक सड़क से आता दिखाई दिया। बताया गया कि यह काफिला कीव के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस पर हमला हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सेना के कई टैंकों को बीच सड़क पर धमाके से उड़ा दिया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में एक लंबी सड़क दिखाई दी, जिसके बीचों बीच अचानक विस्फोट हो गया। उस सड़क के दोनों तरफ कई मकान दिखे, लेकिन रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन की फौज इस बात से भी नहीं हिचकिचाई कि इस हमले में उसके नागरिकों की भी जान जा सकती है। उसने जैसे ही उस सड़क से रूस के कई टैंक जाते देखे, वहां एक के बाद एक कई धमाके कर दिए। धमाके भी ऐसे कि एक जगह बम फटा ही था कि चंद सेकंड बाद ही वहीं पास में और धमाके होते चले गए। और यूक्रेन की सेना ने इसी हमले में रूस के एक और बड़े अधिकारी के मारे जाने की बात कही। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 10 दिन में रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई, जिनमें उनकी टैंक रेजिमेंट में कर्नल रहे आंद्रेई ज़खरोव का नाम भी शामिल हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव के पूर्वी हिस्से में रूसी टैंकों के काफिले पर हुए भीषण हमले में आंद्रेई ज़खरोव की मौत हो गई। बताया गया कि ज़खरोव हमले के वक्त खुद एक टैंक में सवार थे। उन्होंने यूक्रेन से पहले भी कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया था और सीरिया में रूसी सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए 2016 में पुतिन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ करेज रूस में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल विताली गेरेस्मा और मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवस्की के जंग में मारे जाने का दावा किया था। उधर रूस के खिलाफ 16 दिनों से जारी जंग में यूक्रेन ने एक बार फिर कुछ और वीडियो जारी कर पुतिन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस अलग अलग शहरों में मिसाइलें दाग रहा है, तो वो भी पलटवार करने में पीछे नहीं है।
और इसी बात के सबूत के तौर पर उसने कुछ और वीडियो जारी किए। एक वीडियो में सड़क पर एक रूसी टैंक जाता दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमला किया। सड़क पर फुल स्पीड से जा रहे रूसी टैंक पर जैसे ही बम गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक आग की लपटों के बीच घिर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में जारी किए गए एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने को ध्वस्त किया। हमला इतना जोरदार था कि जैसे ही धमाका हुआ, कान फाड़ देने वाली जोर की आवाज सुनाई दी। धमाके के साथ ही देखते चारों तरफ सिर्फ धुआं ही उठता दिखा। इस बीच रूस की भारी गोलाबारी के बीच यूक्रेन ने एक बड़े बम को नष्ट करने का वीडियो जारी किया। आरोप है कि जंग के दौरान यह भारी भरकम बम रूस की तरफ से गिराया गया था, जिसे नष्ट करने का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें 3 सैनिक बम को डिफ्यूज करते दिखे। सबसे पहले खुदाई करने वाली मशीन की मदद से एक चौड़ा गड्ढा खोदा गया। उसके बाद बम को गड्ढे में सावधानी से उतारा गया। इसके बाद बम के नाकाम होते ही तेज धमाका हुआ और कई फीट ऊंचा धूल का गुबार छा गया। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी टग ऑफ वॉर से लेकर योगासन और मल्लखंब तक, स्केटिंग और टेनिस से लेकर फेंसिंग तक, हर खेल में हमारे युवा कर रहे हैं। और अब यह आंकड़ा 40 लाख को पार करके 55 लाख पहुंच रहा है। शक्ति दूत जैसे कार्यक्रमों के जरिए खेल महाकुंभ के खिलाड़ियों को सहयोग देने की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है। और ये जो लगातार अविराम प्रयास किए गए, खिलाड़ियों ने जो साधना की, और जब खिलाड़ी प्रगति करता है तो उसके पीछे एक लंबी तपस्या होती है। जो संकल्प गुजरात के लोगों ने मिलकर लिया था, वो आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये गुजरात की युवा शक्ति का आपको गर्व है। गुजरात के खिलाड़ी पराक्रम कर रहे हैं, आपको गर्व हो रहा है। खेल महाकुंभ से निकलने वाले युवा ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स समेत कई वैश्विक खेलों में आज देश का और गुजरात का युवा अपना जलवा बिखेर रहे हैं। ऐसी ही प्रतिभाएं इस महाकुंभ से भी आपके बीच से ही निकलने वाली है। खिलाड़ी युवा तैयार करते हैं, खेल के मैदान से उभरते हैं और पूरे हिंदुस्तान का परचम दुनिया में लहराते हैं। साथियों, एक समय था जब खेल जगत में भारत की पहचान केवल 1-2 खेलों के भरोसे टिकी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो खेल
देश के गौरव और पहचान से जुड़े थे, उन्हें भी भुला दिया गया। इस वजह से खेलों से जुड़े संसाधन बढ़ाने, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर जितना ध्यान देना चाहिए था, जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, वो एक प्रकार से रुक गया था। इतना ही नहीं, जैसे राजनीति में भाई भतीजावाद घुस गया है, खेल जगत में भी खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। खिलाड़ियों की सारी प्रतिभा परेशानियों से जूझने में ही निकल जाती थी। उस भंवर से निकालकर भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की चमक देश के आत्मविश्वास को भी चमका भी रही है और चमत्कार का अनुभव भी करा रही है। दुनिया का सबसे युवा देश खेल के मैदान में भी एक ताकत बनकर उभर रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने इस बदलाव को साबित किया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने पहली बार 7 मेडल जीते हैं। यही रिकॉर्ड भारत के बेटे बेटियों ने टोक्यो पैरालंपिक्स में भी बनाया। भारत ने इस वैश्विक प्रतियोगिता में 19 मेडल जीते। लेकिन साथियों, ये तो शुरुआत है। न हिंदुस्तान रुकने वाला है, न हिंदुस्तान थकने वाला है। मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। मुझे मेरे देश के युवा खिलाड़ियों की तपस्या पर भरोसा है। मुझे मेरे देश के युवा खिलाड़ियों के सपने, संकल्प और समर्पण पर भरोसा है। और इसलिए आज मैं लाखों युवाओं के सामने हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि भारत की युवा शक्ति इसे बहुत आगे लेकर जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब हम कई खेलों में कई गोल्ड एक साथ जीतने वाले देशों में हिंदुस्तान का तिरंगा भी लहराता होगा। साथियों, इस बार यूक्रेन से जो नौजवान वापस आए हैं, युद्ध के मैदान से आए हैं, बम गोलों के बीच से आए हैं, लेकिन आकर के उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा
कि आज तिरंगे की आन बान शान क्या होती है, ये हमने यूक्रेन में अनुभव किया है। लेकिन साथियों, मैं एक और दृश्य की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। जब हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त करके पोडियम पर खड़े रहते थे और जब तिरंगा झंडा दिखाई देता था, भारत का राष्ट्रगान होता था, आपने टीवी पे देखा होगा हमारे खिलाड़ियों की आंखों से हर्ष के, गौरव के आंसू बह रहे थे। ये होती है देशभक्ति। साथियों, भारत जैसे युवा देश को दिशा देने में आप सभी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आने वाले कल को युवा ही गढ़ सकता है और वही गढ़ सकता है जो उसके लिए संकल्प लेता है और संकल्प के साथ समर्पण से जुट जाता है। आज इस खेल महाकुंभ में गुजरात के अलग अलग इलाकों से, गांव से, शहर से, कस्बों से आप लाखों युवा यहां एक साथ जुड़े हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके सपनों में आपके क्षेत्र का भविष्य देखता हूं, आपके जिले का भविष्य देखता हूं। मैं आपके सपनों में पूरे गुजरात और देश का भविष्य देखता हूं और इसलिए आज स्टार्टअप इंडिया से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक, मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल तक, नए भारत के हर अभियान की जिम्मेदारी भारत के युवाओं ने खुद आगे बढ़कर उठाई है। हमारे युवाओं ने भारत के सामर्थ्य को साबित करके दिखाया है। मेरे नौजवान साथियों, आज सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस पावर तक, डिफेंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर फील्ड में भारत का दबदबा है। दुनिया भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में देख रही है। भारत की इस शक्ति को स्पोर्ट्स स्पिरिट, खेल दिली कई गुना बढ़ा सकती है। यही आपकी सफलता का भी मंत्र है और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो खेले वो ही खिले। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, कुछ लोग ब्रिज पर से जाने के बजाय पटरी क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां रेलवे वालों ने लिखा होता है, शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों,
सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। हम सबके लिए हमारे वेदों ने कहा है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। आज देश भी अनेक चुनौतियों के बीच बिना रुके, बिना थके और बिना झुके आगे बढ़ रहा है। हम सबको मिलकर के सतत परिश्रम के साथ लगातार आगे बढ़ना है। साथियों, स्पोर्ट्स में हम जीत के लिए 360 डिग्री परफॉर्म करने की जरूरत होती है और पूरी टीम को परफॉर्म करना होता है। यहां अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन उपस्थित हैं। आप बताइए, क्या क्रिकेट में कोई टीम बैटिंग अच्छी करे लेकिन बॉलिंग बिल्कुल खराब करे तो वो जीत पाएगी क्या? या टीम का एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले लेकिन बाकी सब परफॉर्म न करे तो भी जीतना मुमकिन होगा क्या? जीतने के लिए पूरी टीम को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में सब जगह अच्छा खेलना होगा। भाइयों और बहनों, भारत में खेलों को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए भी देश को आज ऐसे ही 360 डिग्री टीम वर्क की जरूरत है। इसलिए देश एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम इसी प्रयास का एक बड़ा उदाहरण है। पहले हमारी युवा प्रतिभाएं दबी रह जाती थी, उन्हें मौका नहीं मिलता था। हमने देश की प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें हर जरूरी सहयोग देना शुरू किया। प्रतिभा होने के बावजूद हमारे युवा ट्रेनिंग के अभाव में पीछे रह जाते थे। आज बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही है। देश ये सुनिश्चित कर रहा है कि खिलाड़ियों को रिसोर्सेज की कोई कमी न पड़े। पिछले 7-8 सालों में स्पोर्ट्स बजट करीब करीब 70% बढ़ाया गया है। एक बड़ी चिंता खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर भी रहती थी। आप कल्पना करिए, अगर खिलाड़ी अपने भविष्य के लिए आश्वस्त नहीं होगा तो क्या वो खेल के प्रति 100% समर्पण कर पाएगा? इसलिए हमने खिलाड़ियों को मिलने वाले एनकरेजमेंट एंड अवार्ड्स में भी 60% से ज्यादा का इजाफा किया है। अलग अलग स्कीम्स के जरिए अब उन सभी कोचेज को भी रिवॉर्ड दिया जा रहा है जिन्होंने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया था। इसका परिणाम यह है कि आज ग्रामीण इलाकों से, पिछड़े वर्ग से, आदिवासी समाज से भी वो प्रतिभाएं देश के लिए सामने आ रही है जिसके लिए देश को गौरव हो रहा है। साथियों,
हमारे देश में खिलाड़ियों को एक और भी विचित्र सी परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। पहले आप अगर किसी को बताते थे कि मैं खिलाड़ी हूं तो लोग पूछते थे कि भाई ठीक है, खिलाड़ी हो, हर बच्चा खेलता है, लेकिन असल में आप करते क्या हो? यानी खेल को हमारे यहां सहज स्वीकृति ही नहीं थी। साथियों, परेशान मत होइए, ये दिक्कत केवल आपके सामने नहीं आती थी, हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी इससे गुजरना पड़ा है। मेरे नौजवान साथियों, हमारे खिलाड़ियों की सफलता ने अब समाज की सोच को बदलना शुरू किया है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि स्पोर्ट्स में कैरियर का मतलब केवल वर्ल्ड नंबर वन बनना ही होता, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम संभावनाओं में युवा अपना कैरियर बना सकते हैं। कोई कोच बन सकता है, कोई स्पोर्ट्स सॉफ्टवेयर में सफलता कमाल कर सकता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी स्पोर्ट्स से जुड़ा एक बड़ा क्षेत्र है। कई युवा स्पोर्ट्स राइटिंग में शानदार कैरियर बना रहे हैं। ऐसे ही खेलों के साथ साथ ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन जैसे तमाम अवसर पैदा होते हैं। इन सभी फील्ड्स को युवा अपने लिए कैरियर के रूप में देखें, आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस खड़े कर रहा है। उदाहरण के तौर पर - 2018 में हमने मणिपुर में देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की। स्पोर्ट्स में हायर एजुकेशन के लिए यूपी में भी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू होने जा रही है। IIM रोहतक ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा भी शुरू किया है। हमारे गुजरात में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने यहां स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही नाइट हंटर के नाम से पहचान बना चुके Mi-28N चॉपर को भी जंग के मैदान में उतार दिया। जिनसे हमले की तस्वीरें अपने रक्षा मंत्रालय से जारी करवाकर रूस ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखा दिए। लेकिन ये हमले किस जगह किए गए वो उसने नहीं बताया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइलों के धमाकों से एक सड़क पर खड़ी गाड़ियां तबाह होती नजर आईं और वहां से काले धुएं का गुबार उठता दिखा। इससे पहले बर्फ से ढके इलाके में अपने तय टारगेट के पास पहुंचते ही रूसी सेना के चॉपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। और जब ये हेलीकॉप्टर अपने निशाने के और करीब पहुंचे तो उनसे मिसाइलों की ऐसी बरसात शुरू हुई मानो जंग पर बनी किसी फिल्म का सीन शुरू हो गया हो। रूस की ओर से इस हवाई हमले में यूक्रेन की सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने का दावा किया गया। वहीं यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों के नए वीडियो सामने आए। वहां 16 दिन से भीषण लड़ाई चल रही है, जिसकी कई तस्वीरें आ चुकी हैं। इसी कड़ी में रूसी सेना के हमले के कुछ और वीडियो आए जिनमें यूक्रेन के कई हिस्सों में बम बरसते दिखे। एक वीडियो में पूर्वी यूक्रेन की नीपर नदी के पास नीप्रो शहर के बीचों बीच जैसे ही बम गिरा वहां जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो आग की लपटें आसमान को ही छू लेंगी। हमले के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वहीं एक दूसरे वीडियो में नीप्रो शहर के ही एक और हिस्से को रूसी सेना ने निशाना बनाया और बम गिरा दिया। हमले के इस वीडियो को एक शख्स ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया।
यूक्रेन के पश्चिमी शहर इवानो फ्रैंकोविस्क को भी रूस ने नहीं छोड़ा। वहां भी अलग अलग हिस्से में बमबारी की गई। हमले इतने भीषण थे कि चारों तरफ धुएं का गुबार छाया दिखाई दिया। उधर जंग के बीच रूस ने दावा किया कि उसकी सेना तेजी से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में दाखिल हो रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इस दौरान कई रूसी सैनिक पैदल चलते भी नजर आए। हालांकि इस वीडियो में यह पता नहीं चल पाया कि रूसी सैनिक किस इलाके में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो चारों तरफ फैल गए। कुछ सैनिक एक वीरान इलाके में पैदल ही मोर्चा संभालते दिखाई दिए, तो कुछ जगहों पर ताकतवर टैंक घेराबंदी करते नजर आए। यही नहीं, रूस के कुछ हेलीकॉप्टर भी वहां आसमान में मंडराते दिखे। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने पलटवार करते हुए ऑटो पार्ट्स की सप्लाई रोकने का फैसला लिया। पहले पाबंदियों की शुरुआत अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ से हुई थी, लेकिन अब इसका करारा जवाब देने की लिस्ट पुतिन सरकार ने तैयार कर ली, जिसके तहत रूस ने गाड़ियों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। अकेले कारें ही नहीं, बल्कि 200 ऐसी चीजें हैं जिनकी सप्लाई रूस अब नहीं करेगा। इनमें वाहनों के पुर्जे भी शामिल हैं। रूस के इस बैन का असर टेलीकॉम और कृषि समेत कई सेक्टरों पर पड़ेगा। रूस के इस फैसले का सबसे बड़ा असर ऑटो सेक्टर पर होगा, और वो भी तब जब ऑटो सेक्टर पहले ही सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रहा है। सेमीकंडक्टर की कमी और रूस की नई पाबंदियों से ऑटो सेक्टर के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। आज कारों समेत कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। मौजूदा समय में हाईटेक कारें बनाना ऐसी चिप के बिना सोच भी नहीं सकते। यानी एक तरफ सेमीकंडक्टर चिप मिल नहीं पा रही है और ऊपर से रूस पुर्जों की सप्लाई रोक देगा, तो ऑटो सेक्टर की कमर टूटना तय है। कुल मिलाकर आसानी से समझें तो यूक्रेन युद्ध की मार कारों पर भी पड़ेगी। हमें आपको नई कार मिलने में मुश्किल आ सकती है। ये नई कारें देरी से मिलेंगी। रूस की तरफ से बदले की ये कार्रवाई ऐसे समय तेज हुई जब रूस ने भी पश्चिमी देशों की कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करने की धमकी दी थी, क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने पहले रूस के बड़े कारोबारियों या यूं कहें कि पुतिन के करीबियों की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली थी। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच चल रहे पाबंदियों के इस खेल से चीन बुरी तरह डरा हुआ है, और यही वजह रही कि चीन के प्रधानमंत्री ने रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। उन्होंने आशंका जताई कि इन प्रतिबंधों के असर से चीन भी दूर नहीं रह पाएगा। 当前世界经济受疫情冲击的影响已经很艰难了。 有关制裁啊 यानी चीन के प्रधानमंत्री को भी डर है कि देर सवेर इन प्रतिबंधों की मार चीन पर भी पड़ेगी। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि रूसी टैंकों के काफिले पर हुए हमले में कर्नल रैंक के अधिकारी की मौत हो गई। इस हमले का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें रूस की सेना के टैंकों का एक बड़ा काफिला एक सड़क से आता दिखाई दिया। बताया गया कि यह काफिला कीव के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस पर हमला हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सेना के कई टैंकों को बीच सड़क पर धमाके से उड़ा दिया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में एक लंबी सड़क दिखाई दी, जिसके बीचों बीच अचानक विस्फोट हो गया। उस सड़क के दोनों तरफ कई मकान दिखे, लेकिन रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन की फौज इस बात से भी नहीं हिचकिचाई कि इस हमले में उसके नागरिकों की भी जान जा सकती है। उसने जैसे ही उस सड़क से रूस के कई टैंक जाते देखे, वहां एक के बाद एक कई धमाके कर दिए। धमाके भी ऐसे कि एक जगह बम फटा ही था कि चंद सेकंड बाद ही वहीं पास में और धमाके होते चले गए। और यूक्रेन की सेना ने इसी हमले में रूस के एक और बड़े अधिकारी के मारे जाने की बात कही। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 10 दिन में रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई, जिनमें उनकी टैंक रेजिमेंट में कर्नल रहे आंद्रेई ज़खरोव का नाम भी शामिल हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव के पूर्वी हिस्से में रूसी टैंकों के काफिले पर हुए भीषण हमले में आंद्रेई ज़खरोव की मौत हो गई। बताया गया कि ज़खरोव हमले के वक्त खुद एक टैंक में सवार थे। उन्होंने यूक्रेन से पहले भी कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया था और सीरिया में रूसी सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए 2016 में पुतिन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ करेज रूस में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल विताली गेरेस्मा और मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवस्की के जंग में मारे जाने का दावा किया था। उधर रूस के खिलाफ 16 दिनों से जारी जंग में यूक्रेन ने एक बार फिर कुछ और वीडियो जारी कर पुतिन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस अलग अलग शहरों में मिसाइलें दाग रहा है, तो वो भी पलटवार करने में पीछे नहीं है।
और इसी बात के सबूत के तौर पर उसने कुछ और वीडियो जारी किए। एक वीडियो में सड़क पर एक रूसी टैंक जाता दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमला किया। सड़क पर फुल स्पीड से जा रहे रूसी टैंक पर जैसे ही बम गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक आग की लपटों के बीच घिर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में जारी किए गए एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने को ध्वस्त किया। हमला इतना जोरदार था कि जैसे ही धमाका हुआ, कान फाड़ देने वाली जोर की आवाज सुनाई।